नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें देता है, 48। महाराष्ट्र जहां चाहते हुए भी बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार नहीं बना पाती, कहीं ना कहीं बैसाखियों चाहिए, वो महाराष्ट्र। बीजेपी लगातार प्रयासरत है कि बीजेपी अपने बलबूते पे महाराष्ट्र में आए। बहुत अथक प्रयास के बाद शिवसेना तोड़ी गई, एनसीपी तोड़ी गई और फिर बाकायदा 100 सीटों पे तथाकथित मशीनों का खेल करने के बाद 230 के बहुमत पे एनडीए की सरकार बनी। बीजेपी 130 पे रुक गई। महाराष्ट्र में 147 146 सीटें चाहिए आपको सत्ता में आने के लिए। 150 पे कोई भी पार्टी सत्ता में आती है। बीजेपी 20 सीटें दूर रही। इसलिए कभी अजित पवार तो कभी एकनाथ शिंदे, ये जो पुरानी जोड़ी है उसी के साथ सरकार में आ गए। लेकिन सरकार में आने के बाद एक बात तो सामने आ गई कि कहीं ना कहीं जब से ये महाराष्ट्र में सरकार बनी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, या महाराष्ट्र में एनडीए को महायुति कहते हैं और इंडिया को महाविकास आघाड़ी कहते हैं। तो हम तो एनडीए और इंडिया ही कहेंगे ताकि दर्शक कंफ्यूज ना हो। कहीं ना कहीं जब ये दूसरी पारी 2.5 साल के बाद फिर से एनडीए ने शुरू की, तब से गठबंधन सरकार में लगातार अनबन बनी हुई है। मुख्यतः एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री थे, उन्हें लग रहा था कि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, मुझे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन तब शिवसेना तोड़ने की मजबूरी थी, तो उस मजबूरी के चलते बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को ढोया था। लेकिन जब अपने बलबूते पे 130 सीट लेके बीजेपी आती है, तो फिर एकनाथ शिंदे को ढोने का कोई मतलब नहीं। एकनाथ शिंदे ने बहुत नाटक किए, लेकिन एकनाथ शिंदे ये जान गए, क्योंकि निर्णय आते ही तुरंत अजित पवार ने घोषणा कर दी कि वो अपने 41 विधायकों के साथ देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं, वो उनके नेतृत्व में काम करेंगे। उसी दिन बीजेपी की 130 और एनसीपी की 141 को लेकर 171 की मेजोरिटी एनडीए के पास थी। शिंदे साथ में आए ना आए, शिंदे मरता क्या न करता साथ में आ गए, उप मुख्यमंत्री पद लिया। उन्हें बड़ा अपमानित हुआ, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद जब पहली बार लिया था, तब उन्होंने कभी एक देवेंद्र फडणवीस के बारे में नहीं सोचा था कि पूर्व मुख्यमंत्री अब उप मुख्यमंत्री बन के उनके अंडर काम कर रहे हैं, उनको कैसा लग रहा होगा। यही हिसाब चुकता करना होता है। देवेंद्र फडणवीस ने हिसाब चुकता किया। अब जब से वो उप मुख्यमंत्री बने, तब से कहीं ना कहीं उन्हीं के बॉडी लैंग्वेज में एक लगातार फर्क पड़ रहा है। उनकी पार्टी को लेके, उनके पार्टी के लगातार जो अंदरूनी झगड़े हैं, वो बाहर आ रहे हैं। एनसीपी वर्सेस शिवसेना, यानी अजित पवार वर्सेस एकनाथ शिंदे, ये कोकण में झगड़ा है। एकनाथ शिंदे वर्सेस बीजेपी, ये नासिक में पालक मंत्री को लेकर झगड़ा है। लेकिन बीजेपी ने फिर अपना डंडा चलाकर नासिक का पालक मंत्री पद भी अपने पाले में रख लिया। एकनाथ शिंदे को मुंह की खानी पड़ी। एकनाथ शिंदे गृह मंत्री पद चाहते थे, वो भी नहीं मिला। कुल मिला के अब कई ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसे आदेश हैं जो एकनाथ शिंदे ने अपने मुख्यमंत्रित्व के काल में किए, उस पे स्टे लगाना काम शुरू किया देवेंद्र फडणवीस ने। या तो वो कहीं ना कहीं राज्य की आर्थिक स्थिति को और कमजोर करती है योजनाएं, या कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में जो 2 दिन पहले जो बात हमने की थी मराठी चैनल पर, कि महाराष्ट्र में जो पहले एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में मुख्यमंत्रित्व के उनके हेल्थ मिनिस्टर थे तानाजी सावंत। तानाजी सावंत ने सभी सरकारी, निम्न सरकारी, जिला अस्पताल और तहसील लेवल पे जो सरकारी अस्पताल है छोटे-छोटे, उन सभी के सफाई का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी कंपनी को दिया जिसने कभी ये काम किया ही नहीं था। सवाल सिर्फ ऐसे कंपनी को काम देने का नहीं, जो कीमतें बढ़ाई गई वो अब नॉर्मल थी। इसके पहले जो कंपनियां काम कर रही थी, वो 70 करोड़ रुपए साल का उनका ठेका था। 70 करोड़ रुपए में वो थोड़ी बहुत रिश्वत भी दे देते थे, क्योंकि उसके बगैर तो काम होगा नहीं। अपना प्रॉफिट भी कमाते थे और अपना काम भी करते थे। लेकिन तानाजी सावंत ने ये आंकड़ा 5 साल का
जो 70 करोड़ 5 साल में 350 करोड़ बनते हैं, उसका सीधा 3,200 करोड़ कर दिया। 350 से 3,200 करोड़ रुपए का बजट बढ़ना, ये सबकी आंखों में आ गया। कंप्लेंट्स होने लगी। एक और देवेंद्र फडणवीस ने 2 दिन पहले इस पे स्टे दिया। कहा कि कोई पुराने कॉन्ट्रैक्ट से ही काम करेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट को कोई वैसे नहीं करेंगे, हम इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे कि 10 गुना 350 करोड़ से 3,200 करोड़ बजट कैसा बढ़ा? सरकार के पास इतना वित्तीय प्रोविज़न भी नहीं। कहीं न कहीं तब भी कहते हैं कि तानाजी सावंत ने ये काम मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से ही किया। खीरा बँटता है तो सब में बँटता है। ये तानाजी सावंत वही हैं कि जिनके अभी लड़के की अनबन हो गई और जब लड़का पिताजी से गुस्सा हो गया, तो गायब हो गया। पिताजी ने बेटे को अगवा किया करके एफआईआर लिखवाई पुणे में। बाद में पता पड़ा कि बेटा पिताजी से नाराज़ होकर चार्टर्ड फ्लाइट लेके बैंकॉक गया। बैंकॉक वालों को भी पता नहीं कि बैंकॉक ये नाराज़ टूरिज़्म भी एक नया सेक्टर वहाँ हो रहा है। बेटा चार्टर्ड प्लेन जो 70 से 80 लाख रुपए लगता है उसका, बैंकॉक गया। यदि बेटे की नाराज़गी पे 70-70, 80-80 लाख रुपए का चार्टर लेके जाता है, तो कितना रिश्वत का पैसा इनके पास पड़ा होगा, इसका आप अंदाज़ा नहीं ले सकते। ऐसे कई चीज़ें हैं जिससे बहुत सारी चीज़ें सामने आई और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस बार ज़ीरो टॉलरेंस है, मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूँगा। इसके चलते कई पुराने फैसलों को फुल स्टॉप दिया है या उस पे स्टे दिया है। अब हाल ही में एक ऐसी बैठक की बात शिवसेना के मुखपत्र सामना ने की और यदि उसकी बात ये सही माने, तो फिर आप सोच सकते हैं कि एनडीए गठबंधन में क्या गड़बड़-झाला चल रहा है। कहा कि एकनाथ शिंदे भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक की और सीएम पद पर दावा किया। हालाँकि शाह ने इसके लिए इनकार कर दिया और कहा कि आप भाजपा में मर्ज हो जाओ, इसके बाद सीएम का आपका क्लेम बन सकता है। सामना में क्या कहा? आज महाराष्ट्र में नागरिकता पाने के लिए मराठी अस्मिता से बेईमानी करने वाली फौज खड़ी हो गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के समय विश्वासघात किए गए, आज भी बेईमान लोग उन्हीं कारणों से दिल्ली को मुजरा करते हैं। उन्हें आगे अपने एक मीटिंग का ब्यौरा दिया कि एकनाथ शिंदे सुबह 4 बजे अमित शाह से मिले। 22 फरवरी की सुबह एकनाथ शिंदे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पुणे के कोरेगांव पार्क स्थित वेस्टर्न होटल में ये मुलाकात हुई। अमित शाह से मिलने के लिए शिंदे सुबह 4 बजे तक जग रहे थे। सामना ने जो दावा किया उसके अनुसार शिंदे ने कहा अमित शाह जी से कि सरकार में मेरा कोई सम्मान नहीं है। कल तक मैं मुख्यमंत्री था, आज मेरे सभी फैसलों को पलटा जा रहा है। एकनाथ शिंदे ने जब ये बात कही तो उन्होंने कहा जो ब्यौरा दिया क्या कहा क्या नहीं, तो उसको लेके अमित शाह ने कहा कि मैं बात करूंगा देवेंद्र फडणवीस से। वो जो वर्बल दिया है डायलॉग बाय डायलॉग वो इस प्रकार है। अमित शाह, क्या शिंदे जी सुबह 4 बजे बज रहे हैं, इतना क्या अर्जेंट है? एकनाथ शिंदे, आपको सब मालूम है क्या हो रहा है। शाह, क्या हो रहा है? शिंदे, मुझे और मेरे लोगों को दबाने की कोशिश खुलेआम चल रही है। ऐसा कैसा हो गया? मैं देवेंद्र से बात करता हूँ। शाह साहब, शिंदे जी, हम आपके भरोसे आपके साथ आए थे। आपका वादा था कि चुनाव के बाद भी मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। शाह, हमारे 125 लोग चुनकर आए हैं। आप ये दावा कैसा कर सकते हैं? शिंदे, मेरे नेतृत्व में चुनाव हुआ है। शाह, नहीं, चुनाव तो मोदी जी के चेहरे पे हुआ था। आपको क्या चाहिए बोलो, मैं कोशिश करूंगा। शिंदे, मुख्यमंत्री पद। देखो भाई वो ठीक नहीं है, अभी नहीं हो सकता। पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। मैं क्या करूं? आप बीजेपी में मर्ज हो जाओ, सीएम पद के लिए आपका क्लेम बना रहेगा। बाहर का आदमी अब महाराष्ट्र में सीएम नहीं होगा, ये पार्टी ने तय तय कर लिया है। हम आपका सम्मान करते हैं। शिंदे, फिर हमारी पार्टी का क्या होगा? अमित शाह, वो हम पर छोड़ दो, यह पार्टी हमने ही बनाई है, आप चिंता मत करो।
सामना में ये जो लिखा गया है, हो सकता है ये अतिशयोक्ति हो सकता है कि ये एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बोला गया हो। लेकिन इतना तय है कि एकनाथ शिंदे बहुत अनकम्फर्टेबल है और इसी बात को लेकर लगातार एनडीए गठबंधन में दरार की बात हो रही है। देवेंद्र फडणवीस को केंद्र का पूर्ण रूप से आशीर्वाद है, इसलिए वो अपना एजेंडा पूरी ताकत के साथ दबा के चला रहे हैं। एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच चल रहा ये द्वंद्व मजे लेके अजित पवार देख रहे हैं। अजित पवार अपना काम बाखूबी बीजेपी से निकलवा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है एकनाथ शिंदे से बीजेपी तभी लोहा ले सकती है जब अजित पवार उनके साथ फुल फोर्स के साथ खड़े हो और वो खड़े हैं। ये तो हो गई एनडीए गठबंधन की बात, लेकिन इंडिया गठबंधन में भी ठीक नहीं चल रहा है। आज से विधानसभा शुरू है। कल विधानसभा की शुरू होने की पूर्व संध्या पर इंडिया गठबंधन ने एक महत्वपूर्ण बैठक मुंबई में आयोजित की थी कि आगामी बजट सत्र में की और चुनावी रणनीति कैसी हो इस पे चर्चा की गई। अब इसमें शरद पवार गुट के जो एनसीपी की जो अध्यक्ष है जयंत पटेल, वो हिस्सा नहीं ले पाए। बड़ी बात है। बैठक में विपक्ष के नेता अंबा साहेब दानवे शिवसेना नेता है, फिर आदित्य ठाकरे शिवसेना से, चीफ व्हिप सुनील प्रभु शिवसेना से, विधायक भास्कर जाधव शिवसेना से, एनसीपी शरद पवार गुट से जितेंद्र आव्हाड, कांग्रेस के उपनेता अमीन पटेल, विधायक भाई जगताप शामिल हुए। जयंत पाटिल इससे बाहर रहे। बार-बार ये कहा जा रहा है कि जयंत पाटिल जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी कार्यक्रम में व्यस्त थे इसलिए नहीं आ पाए। बात तो मुझे ये भी ताज्जुब लगता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष भी इसमें नहीं थे। उनको भी होना चाहिए था। विजय वडेट्टीवार को भी होना चाहिए था, वो नेता प्रतिपक्ष हैं। कुल मिला के क्या ये सिर्फ शिवसेना के नेताओं की थी? क्या ये बैठक सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है? हालाँकि ये बात तय हुई कि पूर्व संध्या पर शाम को जो चाय-पानी की बैठक रखी जाती है सरकार की तरफ परंपरा के तौर पे, उस पे विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन बहिष्कार करेगा, ऐसा तय हुआ और बहिष्कार किया गया। इंडिया गठबंधन जो विपक्ष है वहाँ पर, लेकिन बहुत कम नंबर में है, 40-42 पे पूरा विपक्ष टिका हुआ है 288 में, बाकी बाकी सत्ता पक्ष है। ऐसे में क्या विपक्ष कमज़ोर होते हुए भी अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते? विपक्ष के पास एक ही एडवांटेज है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी में जो ठन रही है, उसमें कई भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं और इस भ्रष्टाचार के चलते कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे बहुत अनकम्फर्टेबल पोज़ीशन में पाए जाते हैं। दूसरी दबी जुबान में जो महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि जो अजय अशर नाम के बिल्डर थे ठाणे के, जो एकनाथ शिंदे के बहुत ही खास माने जाते थे और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, तो उन्हें लोग प्रति मुख्यमंत्री के रूप में ही देखते थे। एक अलग ऑफिस चला के पूरा सरकार चला, वहीं से चलता था, ऐसा दावा किया जाता था। वो फंड मैनेजर भी बताए जाते हैं, ऐसी चर्चा है। वो चुनाव के नतीजों के बाद विधानसभा के गायब है। कोई कहते वो अमेरिका में है, कोई कहते वो दुबई में है। चर्चा ये भी है कि दुबई में उनको कहीं लोकेशन ट्रेस हुआ। एकनाथ शिंदे बहुत व्यथित होके जब अप्रोच करने गए, तो दिल्ली ने उनको रोका क्योंकि विदेशी धरती पर कोई भी अनहोनी नहीं होनी चाहिए। ये फिर परराष्ट्र मंत्रालय का मामला होगा और इसमें बहुत बड़ी गफलत हो सकती है। कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे को ये भी डर है कि अजय अशर के पीछे, गायब होने के पीछे, कहीं दिल्ली का तो वरदस्त नहीं है। बहुत बड़े अमाउंट की बात हो रही है। कोई 34 कहता है, कोई 40,000 करोड़ कहता है, तो भगवान जाने ऐसी चर्चाएँ अक्सर होती रहती है और आंकड़े बढ़-चढ़ के आते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अजय अशर का जाना, ये तकलीफ वाला मामला हो गया। एक चर्चा ये भी है जो मैं ठाणे से सुन रहा हूँ कि अजय अशर को जब अपन मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, ये समझ में आ गया, तो उसको खुद ही बाहर भेजा गया। अब पता नहीं जब तक अजय अशर सामने नहीं आते, तब वो भेजे गए, वो गए, किसके कहने के गए, ये नहीं। लेकिन अजय अशर एक फैक्टर है, जिससे लेकर एकनाथ शिंदे का गुट बहुत अनकम्फर्टेबल है, खासकर एकनाथ शिंदे खुद। ऐसी कई चीज़ें आपको एनडीए गठबंधन में दिख रही है। आने वाला विधानसभा का सत्र बहुत घमासान होगा, ये तो मुझे एक्स-रे से दिखता है।
वो घमासान क्या होगा? क्या सत्ता पक्ष में ही एक-दूसरे पे हमले किए जाएँगे या विपक्ष इसका फ़ायदा लेके सरकार पे हावी होगा? ये तो सत्र बताएगा। लेकिन ये जो महायुति और महाविकास, एनडीए और इंडिया गठबंधन में जो क्रैक्स दिख रहे हैं, वो मुझे एक सिरे से दिखे तो मैंने आपके सामने लाए। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।